नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जो भी एग्ज़ाम कराता है, साथ ही साथ लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे करंट अफेयर को करने का काम करते हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, पर डे के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो उसी क्रम में आज ये आप लोगों की फिर से क्लास हो रही है। ठीक साथियों, तो आइए साथियों, बिना समय नुकसान किए हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों कि किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी। साथियों, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाए, किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूला नहीं जाएगा। किसके लिए? बिना पब्लिक डेटा, किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अर्थात अब वाईफाई सेवा इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने टेलीकॉम विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस अर्थात पीडीओ के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाईफाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा कहा गया कैबिनेट में कि किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वो वाईफाई हो या तो फिर ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हों। साथियों, इससे लाभ की अगर बात करें तो इससे देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, उसके लिए भी यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। साथियों, अगर विशेषता की बात करें तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। यह साथियों, जो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा होगी, यह पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। जो सार्वजनिक क्या होगी साथियों? वाईफाई सेवा होगी। सार्वजनिक वाईफाई सेवा
जो सार्वजनिक वाईफाई सेवा होगी साथियों वह पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों? सार्वजनिक जो हमारी टेलीकॉम सेवा प्रदाता हैं इनके माध्यम से इसे संचालित किया जाएगा। साथियों पब्लिक डेटा ऑफिस अगर बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस क्या होता है? तो साथियों यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। ठीक साथियों, पीएम वाणी के अंतर्गत। और अगर साथियों बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस की बात करें तो यह पंजीकृत उपभोक्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम भी किया जाएगा। साथ ही साथ ऐप प्रदाता यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाईफाई वाले हॉट स्पॉट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरूप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें। ठीक साथियों, साथ ही साथ सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करें तो यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएस की जानकारी रखेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक साथियों, यही इसकी बात है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें साथियों तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो यह व्यवस्था साथियों को कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी। रखरखाव ऐसे समय में जबकि कोविड-19 महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देश भर में बहुत सारे ग्राहकों को काफ़ी ज़रूरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक साथियों, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। अगली जानकारी है साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें अगली जानकारी है साथियों कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी अगली जानकारी है मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र साथियों पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम दो राज्यों को ये दोनों जिले हैं साथियों। दो जिलों में मोबाइल कवरेज अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिले असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष
योजना को मंजूरी दी। योजना को मंजूरी दी। फिर से देखिए साथियों कि जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिले, किसके, अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध, कौन सा, मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए कौन सी, सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना, सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को क्या दिया गया, मंजूरी दिया गया। ठीक साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों, कौन कौन से, कार्बी आंगलोंग, कौन सा, कार्बी, वो 2 जिले कौन कौन से हैं साथियों, कार्बी होगा साथियों, कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, और अगर बात करें दीमा हासाओ, कौन सा, दीमा हासाओ जिला, दीमा हासाओ जिला जो है साथियों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी है। ये साथियों जो अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिले हैं, उसमें से एक जिला है कौन सा, कार्बो आंगलोंग, दूसरा जिला है दीमा हासाओ, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं साथियों। ठीक, इस परियोजना में 5 वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित अगर बात करें साथियों तो 2029 करोड़ रुपए की क्रियान्वयन लागत से 2374 कितने 2374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों, अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के 2 जिलों के 691 ग्राम में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की बात की गई है। साथियों, इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। यह जो परियोजना है साथियों, कौन सी, विकास संबंधी जो यह परियोजना है, इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो साथियों सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना है, इस योजना को दिसंबर 2022 तक, कब तक, दिसंबर 2022 तक इस योजना को पूरा करने का काम किया जाएगा। ठीक साथियों, मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान USOF प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धा निविदा के जरिए दिया जाएगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई सुशासन प्रयोग उपक्रम की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाएं, शैक्षणिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ साथियों आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को भी पूरा किया जाएगा। कौन सा, ये जो सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को लागू किया गया, मंजूरी दी गई केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। ठीक साथियों, ये सभी इसके क्या हैं, ये सभी इसके लाभ हैं। ठीक साथियों, यहीं पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम जानना चाहें, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है साथियों, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। साथ ही साथ साथियों अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े शहर की अगर बात करें, किसकी, सबसे बड़े शहर की, तो सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का साथियों ईटानगर ही है।
अरुणाचल प्रदेश का सबसे राजधानी की बात करें तो ईटानगर, और यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो वह भी क्या होगी, ईटानगर होगी। साथ ही साथ साथियों अगर अरुणाचल प्रदेश में टोटल जिलों की बात करें अर्थात डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट बात करें साथियों तो इसमें टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट है अर्थात 25 डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा की बात करें साथियों तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश के अगर गठन की बात करें साथियों तो इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। कब किया गया, गठन 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। साथियों अब हम अगर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन, BD मिश्रा। और अगर यहाँ के साथियों मुख्यमंत्री अर्थात CM की बात करें, किसकी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो पेमा खांडू। कौन, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सरकार है साथियों यहाँ पे, कौन सी, भाजपा गवर्नमेंट है। अरुणाचल प्रदेश के साथियों अगर विधानसभा की बात करें तो 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है साथियों। कितनी, राज्यसभा की 1 सीट, और अगर लोकसभा की बात करें तो 2 सीट, लोकसभा की 2 सीट यहाँ पे है। ठीक साथियों, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 60 सीट है। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोगों ने जाना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है अर्थात भाजपा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल साथियों BD मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी ईटानगर ही है। ठीक साथियों, साथ ही साथ यहाँ साथियों हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की बात किया, उसी के बाद यहाँ हम लोगों ने असम राज्य की भी बात की है। तो असम राज्य के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ हम आपको बताएं, असम राज्य के बारे में हम बताएं यहाँ साथियों तो असम राज्य की राजधानी की बात करें, असम राज्य की राजधानी की बात करें तो दिसपुर होगी साथियों। क्या होगी, असम राज्य की राजधानी की बात करें तो दिसपुर होगी। साथ ही साथ अगर यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर होगा। सबसे बड़ा शहर यहाँ का गुवाहाटी होगा साथियों। क्या होगा, गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर होगा। और इसमें जिला बात साथियों बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 हैं। जिलों की बात करें साथियों तो इसमें टोटल 33 जिले होंगे। और यहाँ की अगर राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें साथियों तो असमिया यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो असमिया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गठन की बात करें साथियों तो यहाँ का गठन अर्थात असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। कब हुआ था साथियों, 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन किया गया था। और यहाँ के साथियों अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, अगर यहाँ के साथियों विधानसभा की बात करें तो 126 सीट, और असम राज्य में विधानसभा की 126 सीट। और अगर वहीं विधानसभा के साथ साथ साथियों अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 14 सीट, लोकसभा की 14 सीट। और अगर यहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 7 सीट साथियों। इसकी राज्यसभा की 7 सीट है। असम राज्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया साथियों। असम राज्य की राजधानी दिसपुर, यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है।
टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 यहाँ का टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो असमिया यहाँ की ऑफिशियल अर्थात राजभाषा है। असम राज्य के गठन की बात करें साथियों तो यहाँ का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ और असम राज्य के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ भी साथियों बीजेपी की गवर्नमेंट है। किसकी? बीजेपी की यहाँ भी गवर्नमेंट है। असम राज्य में विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 सीट, लोकसभा की बात करें तो 14 सीट और राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट है। साथियों अगर यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें, असम राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और अरुणाचल प्रदेश के अगर उच्च न्यायालय की बात करें साथियों, किसके? अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका भी साथियों उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। लेकिन यहाँ का अगर साथियों इसकी एक खंडपीठ भी है, गुवाहाटी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ की एक खंडपीठ भी है साथियों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ। अरुणाचल प्रदेश खंडपीठ क्या है? ईटानगर। ईटानगर यहाँ की एक क्या है? खंडपीठ है। ठीक साथियों, क्या है साथियों? एक खंडपीठ भी यहाँ की है। अगली बात करें साथियों तो अगली जानकारी है, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। राज्यों के बारे में जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास। आजकल एग्ज़ाम में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, ये मेरी राज्यों के बारे में भी जानकारी पूछने लगता है। तो संबंधित राज्य जो आएंगे उसके बारे में, राज्य हों देश हों, उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। एक अगली और जानकारी है साथियों कि मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम एक देश है, मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम, सूरीनाम एक देश का नाम है साथियों। ठीक, क्या नाम है? सूरीनाम एक देश का नाम है जो कि नीदरलैंड से अलग हुआ है, नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। भारत ने मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, अर्थात MOU साइन के लिए मंजूरी दिया गया है। सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को अर्थात MOU समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। साथियों जो हमारा भारतीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन अर्थात MOU साइन को मंजूरी दे दिया है। ठीक साथियों, इसके बारे में बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार और सूरीनाम सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। साथियों इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और सूरीनाम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। किसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा साथियों? इस समझौता ज्ञापन से स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों इससे भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे।
इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली में विशेषज्ञता की भागीदारी को बढ़ाकर और विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में परस्पर अनुसंधान गतिविधियों को विकास कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, इस समझौता ज्ञापन में कुछ मुख्य विशेषता है। अगर बात करें तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं में साथियों पहला है कि चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण, अर्थात जो भी हमारे चिकित्सक होंगे या तो सूरीनाम देश के, सूरीनाम सरकार के या भारत सरकार के जो चिकित्सक होंगे या तो चिकित्सा अधिकारी होंगे, अन्य स्वास्थ्य पेशेवर और विशेषज्ञों का आदान प्रदान एक दूसरे से दूसरे देश में और साथ ही साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात साथियों, मानव संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के विकास में भी सहायता मिलेगी इस समझौता ज्ञापन से। तीसरी बात साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन को अंशकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कितना अंशकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा स्वास्थ्य संसाधन के लिए। अगली बात है फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री जैसे विनिमय और इस संबंध में सूचना का भी आदान प्रदान किया जाएगा इस समझौता ज्ञापन में। कुछ और बात यह है कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में व्यवसाय विकास के अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक और अनिवार्य औषधियों की खरीद और औषधि आपूर्ति क्षेत्रों संबंधी सहायता, साथ ही साथ चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की खरीद भी की जाएगी। तंबाकू निमंत्रण किया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य का विकास किया जाएगा, अवसाद की जल्द पहचान और प्रबंध किया जाएगा, डिजिटल स्वास्थ्य एवं टेलीमेडिसिन की उपलब्धता की जाएगी। अन्य कोई भी सहयोग का क्षेत्र जिसे दोनों पक्ष तय करेंगे उसके लिए भी बातचीत इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक साथियों, अगर हम सूरीनाम देश की बात कर रहे हैं तो सूरीनाम देश के बारे में हम कुछ चर्चा अगर करें तो सूरीनाम देश की अगर राजधानी की बात करें, सूरीनाम देश की अगर राजधानी की बात करें तो साथियों यहाँ की राजधानी है पारामारीबी। पारामारीबी सूरीनाम देश की राजधानी है। और यहाँ के अगर राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें साथियों तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। साथ ही साथ यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें साथियों, कहाँ के? सूरीनाम के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम देश की क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक साथियों, अगर साथियों बात करें तो ये जो हमारा सूरीनाम देश है यह साथियों नीदरलैंड से इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। किस देश से? नीदरलैंड जो हमारा देश है उस देश से इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगर बात करें तो इसकी स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई तो इसे साथियों 25 नवंबर 1975 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कौन सी तारीख थी? 25 नवंबर 1975 को इसे सूरीनाम देश को नीदरलैंड देश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ की अगर साथियों मुद्रा की, कहाँ? सूरीनाम देश की अगर मुद्रा की बात करें तो सूरीनामी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। क्या है? सूरीनामी डॉलर यहाँ की क्या है? मुद्रा है। कहाँ की? सूरीनाम देश की। ठीक साथियों, अब अगली बात करेंगे साथियों हम लोग अगली जानकारी है साथियों हम लोगों के लिए, एक सेकेंड, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे ना साथियों, अरुणाचल प्रदेश असम के बारे में। अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है साथियों कि हमारी जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने भारत और लग्जमबर्ग के बीच, कैबिनेट ने भारत और लग्जमबर्ग
भारत और लग्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ज्ञापन पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी भी कहते हैं, विनिमय बोर्ड जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेबी, विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या दी है, विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को। साथियों देखिए, हमारा जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने भारत और लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, क्या साथियों, द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अर्थात जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेबी भी कहते हैं, ठीक साथियों, और फाइनेंशियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर लग्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन अर्थात MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल है। इसका उद्देश्य अगर बात करें साथियों, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो MOU साइन हुआ है, इस MOU साइन से अर्थात समझौता ज्ञापन से प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने और आपसी सहायता की सुविधा देने, तकनीकी ज्ञान के उपयोग संबंधी पर्यवेक्षी कार्यों में कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान करने तथा भारत और लग्जमबर्ग के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियामक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने की संभावना इसमें आएगी। ठीक साथियों, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। साथियों, अगर हम लोग सेबी की बात करें अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की बात करें साथियों, तो इसकी अगर बात करें स्थापना, तो इसकी स्थापना साथियों 12 अप्रैल 1988 को किया गया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। किसके तहत साथियों, सेबी अधिनियम 1992 के तहत, सेबी अधिनियम 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। साथियों, इसे अगर बात करें तो वैधानिक मान्यता की प्राप्ति 30 जनवरी 1992 को यह वैधानिक संस्था बनी। कब साथियों, इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में साथियों 30 जनवरी, कब, 30 जनवरी 1992 को यह एक वैधानिक संस्था के रूप में जाने लगी। कौन, सेबी। ठीक साथियों, सेबी के अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में। इसका मुख्यालय साथियों, मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है, मुख्यालय है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो इसके कुछ अन्य क्या हैं साथियों, अन्य कार्यालय भी हैं, जैसे नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके कुछ सब कार्यालय, मतलब सब ऑफिस भी इसके हैं। ठीक साथियों, इसके अगर बात करें साथियों, तो यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। तो सेबी संस्था है अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, यह साथियों भारत सरकार के अंडर में काम करने वाली संस्था है। इसके साथियों इस समय अध्यक्ष की बात करें तो अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं। क्या है इसके अध्यक्ष साथियों, अजय
अजय त्यागी जी इसके क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक साथियों, किसके, सेवी के। ठीक, सेवी के क्या है साथियों, अध्यक्ष हैं। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूभाग कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। अगली इंफॉर्मेशन की बात करें, अच्छे क्वेश्चन हैं आज साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूभाग कोच्चि और लक्षद्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। किसे साथियों, हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है यह मुख्य भूभाग कोच्चि और लक्षद्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, कौन सी, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। ठीक साथियों, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूभाग कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। साथियों, इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों, कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच साथियों टोटल कुल 11 द्वीपों को साथियों जोड़ा जाएगा। कितने, 11 द्वीपों को कनेक्टिविटी किया जाएगा। उन द्वीपों में अगर बात करें साथियों, तो इन द्वीपों के अंतर्गत आते हैं कवरत्ती, साथ ये सभी द्वीप हैं। कल्पेनी, साथ ही साथ अगला होता है अगती, एक और होता है साथियों अमीनी, एंड्रोथ, साथ ही साथ मिनिकाय, एक और होता है साथियों बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तान, और अगर साथियों एक और है बात करें कदमत, ये सभी 11 द्वीप हैं। कौन कौन से साथियों, कवरत्ती, कल्पेनी, अगती, अमीनी, एंड्रोथ, मिनिकाय, बंगाराम, बित्रा,
चेटलात, किल्तान और कदमत, ये सभी 11 द्वीप हैं साथियों, जो कि कहाँ, कोच्चि और लक्षद्वीप के द्वीपों के बीच कौन सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक साथियों, इन सभी के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने, कैसा सीधा लिंक दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। ठीक साथियों, इसमें योजना के तहत साथियों अनुमानित लागत की बात किया जाए तो 1072 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की गई है। कितना अनुमानित लागत की बात करें तो टोटल 1072, कितना 1072 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की बात इसके अंदर की गई है। ठीक साथियों, इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। यह बात करें साथियों तो इस परियोजना का ये जो पैसा है किसके, यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से इसका पैसा दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष, यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से इसको साथियों वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक साथियों, वहीं से इसका पैसा क्या पास किया जाएगा। अगली जानकारी की बात करें साथियों, हमारा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दिया गया है। ठीक साथियों, मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। अगली जानकारी है मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। मंजूरी दी गई है कौन सी साथियों, मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दिए हैं। साथियों, मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दे दी गई है। ठीक साथियों, अगर बात करें साथियों तो मौजूदा जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए 1584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही साथ 2022 से 23 तक को लेकर अगर देखा जाए तो इस दौरान 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दिया गया है। साथियों, इस योजना अवधि में लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना बताई गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषता की बात करें साथियों तो भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। अगली विशेषता इसमें यह है कि जिस रोजगार प्रदाता संगठनों के में 1000 कर्मचारी हैं वहां केंद्र सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों वेतन भत्तों का 24% EPF में योगदान देगी। साथ ही साथ जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। ठीक,
अगली जानकारी कि कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा है जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या तो ईपीएफ सदस्य खाता संख्या नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। साथ ही साथ कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड-19 महामारी के दौरान 1 मार्च 2020 से 30 नवंबर 2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30 नवंबर 2020 तक रोजगार नहीं मिला तो वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। साथ ही साथ सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ आपस में परस्पर व्याप्त अर्थात ओवरलैपिंग नहीं किए जाएंगे। ठीक साथियों, ये भारत रोजगार योजना जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसके लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कुछ विशेषताएं भी बताया गया। कुछ क्या साथियों, कुछ विशेषताओं को भी बताया गया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, जो हमारी दिल्ली पुलिस है, कौन है? दिल्ली पुलिस है। तो दिल्ली पुलिस की जो महिला कार्यकारी हैं उन सभी महिला कार्यकारी को खादी सिल्क साड़ी अब पहनने की बात की जा रही है। कौन सी? खादी सिल्क साड़ी पहनने की बात अब की जा रही है। दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकारी अगली नई जानकारी है। दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकारी खादी सिल्क साड़ियाँ पहनेंगी। कैसी? खादी सिल्क दिल्ली पुलिस की जो महिला कार्यकारी हैं उन सभी महिला कार्यकारियों को अब खादी सिल्क साड़ियाँ पहनने की बात की जा रही है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तेजी से खादी को स्वीकार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपनी महिला फ्रंट डेस्क कार्यकारी के लिए सुंदर खादी सिल्क की साड़ी खरीद रही हैं। खादी और ग्रामीण आयोग उद्योग को दिल्ली पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य की 836 खादी सिल्क की साड़ियाँ खरीदने का आदेश प्राप्त हुआ है। दोहरे रंग की साड़ियाँ तसर कटिया सिल्क से बनाई जाएंगी। साड़ियों के नमूने दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए, जिसके अनुसार केवीआईसी द्वारा साड़ियाँ बनाई जा रही हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा स्वीकृत है। साड़ियाँ नेचुरल कलर सिल्क और गुलाबी रंग में कटिया सिल्क से मिश्रित होंगी। यह बात साथियों जो केवीआईसी के अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने यह बताया कि दिल्ली पुलिस से मिले नवीनतम खरीद आदेश से खादी की बढ़ती लोकप्रियता जाहिर होती है। इससे खादी दस्तकारों को मजबूती मिलेगी। श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा साथियों कि काफ़ी वर्षों से खादी का ट्रेंड हो गया है। खादी कारीगरी है, इसलिए यह सबसे आरामदायक कपड़ा भी माना जाता है। ऐसा कौन बताया? केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने यह बात कही। अगली बात जानकारी की बात करें साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें
अगली जानकारी है साथियों कि फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभी फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स की तरफ से साथियों एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में 100 पावरफुल महिलाओं को बताया गया है। कितने? 100 पावरफुल महिलाओं के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इस सभी 100 पावरफुल महिलाओं में प्रथम स्थान किस महिला को प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स की तरफ से जारी अगली इंफॉर्मेशन है कि फोर्ब्स की तरफ से सौ पावरफुल महिला, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल महिला या वुमेन में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस महिला का नाम है साथियों एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स ने साथियों सबसे अधिक ताकतवर 100 महिलाओं की एक लिस्ट जारी किया है, जिस लिस्ट में साथियों एंजेला मर्केल जी, कौन? एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान, इस 100 लिस्ट में प्रथम, पहले इस पूरी सूची में पहले स्थान पे इनका नाम है। किसका? एंजेला मर्केल को। साथियों इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर, ये साथियों लगातार 10वें साल ये सूची फोर्ब्स प्रत्येक वर्ष जारी करता है। फोर्ब्स जो है यह प्रत्येक वर्ष 100 पावरफुल महिलाओं की सूची जारी करता है, जिसमें लगातार 10 वर्षों से साथियों जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। कहाँ की? जर्मनी की। ये जो एंजेला मर्केल जी हैं ये जर्मनी की चांसलर हैं। कौन है? जर्मनी की चांसलर हैं। लगातार 10 वर्षों से इस सूची में पहले स्थान पे ये बनी हुई हैं। कमला हैरिस इस सूची में बात करें साथियों तो तीसरे स्थान पे हैं। कौन? कमला हैरिस की अगर बात करें, कमला हैरिस जी इस सूची में तीसरे स्थान पे हैं। और साथ ही साथ साथियों निर्मला सीतारमण की बात करें तो निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पे हैं। निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें नंबर पे है। कौन से? 41वें नंबर पे। साथ ही साथ साथियों 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। ये जो साथियों लिस्ट जारी हुई है ये 17वीं पावरफुल, कौन सी? 17वीं फोर्ब्स पावर लिस्ट है। यह लिस्ट साथियों 17वीं है, 17वीं फोर्ब्स पावर लिस्ट, 17वीं फोर्ब्स पावर लिस्ट है, 17वीं फोर्ब्स पावर लिस्ट यह है जिसमें साथियों लगातार 10 वर्षों से जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल ये अपने स्थान को बरकरार बनाए हुई हैं। इसमें साथियों जो ये 17वीं फोर्ब्स पावर लिस्ट साथियों सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी हुई है, इसमें 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। कितना? टोटल 30 देशों की महिलाएं इसमें शामिल हैं साथियों। 100 पावरफुल महिलाओं की जो लिस्ट, यह 17वीं लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स पावर लिस्ट, इसमें साथियों 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पे हैं और किरण मजूमदार 68वें स्थान पे हैं। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगती यानी को सूची में 98वां स्थान प्राप्त है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर, अगली जानकारी है
कि अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? अगली जानकारी है साथियों, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी, ये साथियों चीन है, अभी हाल ही में चीन ने अपनी पहली पहली बार साथियों क्या कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन, कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन, कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक क्या किया? संचालित किया साथियों। अभी हाल ही में साथियों चीन देश ने अपनी पहली बार कृत्रिम सूर्य, कौन सी पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित करने का काम किया। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। कैसी साथियों? इस परमाणु रिएक्टर से साथियों स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है। ठीक, साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिया है। दुनिया में दूसरे दावे को सच कर दिया, तो दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच किया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले किस खेल को, होने वाले खेलों में ब्रेक डांस खेल को ब्रेक डांस खेल को आधिकारिक तौर पर
आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर बात करें तो पेरिस में जो साल 2024 में क्या होने वाला है, जो साल 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस खेल को, कौन से खेल को साथियों, ब्रेक डांस खेल को आधिकारिक तौर पे ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। कौन से ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया गया है साथियों? ब्रेक डांस पर आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पे ओलंपिक खेल हो गया है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया गया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए IOC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह फैसला लिया है कि इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। साथियों, ब्रेक डांस के अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा कुछ और खेलों को, जिसके अंतर्गत स्केटबोर्डिंग साथ ही साथ साथियों स्पोर्ट क्लाइंबिंग और इसी के साथ साथ साथियों सर्फिंग, कौन सा एक खेल और होता है, सर्फिंग, एक खेल और सर्फिंग होता है। ब्रेक डांस के साथ साथ साथियों स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, साथ ही साथ सर्फिंग, इन तीनों खेलों को भी शामिल किया गया है। किस में? ओलंपिक खेलों में इसे भी आधिकारिक तौर पे शामिल किया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ठीक साथियों, 1 साल के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ठीक साथियों, तो ठीक है साथियों, ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर हुआ करते थे। आज के हमारे कुछ करंट अफेयर हैं जिसको कि हम लोगों ने करने का काम किया। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ साथियों, क्लास को आप सभी लोग आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उन सभी सोशल मीडिया पैड पे आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक ये क्लासें पहुंच सके जिन्हें कि ऐसी क्लासों की ज़रूरत है। ठीक साथियों, बाकी क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।